लेटेस्ट रिपोर्ट जो कि लोकसभा के द्वारा रिलीज की गई है दोस्तों, उसमें ये बताया गया कि हमारी कंट्री के अंदर अगर सबसे लोवेस्ट इनकम फार्मर की कहीं पे है तो वो बिहार के अंदर है दोस्तों। आज बिहार में पर कैपिटा इनकम जो है वो 45,000 सालाना है। मतलब एक व्यक्ति जो है एक साल में 45,000 रूपये कमाता है। बात करें दोस्तों तो हमारे बिहार की कंडीशन आज इतनी बुरी हो चुकी है कि कई व्यक्ति तो ऐसे भी है जो 37 रूपये पर डे पर अपना गुजारा कर पाते हैं, यानी 37 रुपीज ओनली अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। इसमें ये बताया गया दोस्तों कि हर बिहार में जो फार्मर है दोस्तों उसमें लगभग 19,000 रुपए का लोन है। मतलब टेक्निकली अगर हम ये कहें कि जितना एक किसान बिहार के अंदर कमा पाता है उससे आधे का लोन है उसके पास, तो ये गलत नहीं होगा दोस्तों। क्या वो कारण है दोस्तों जिससे बिहार जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में पीछे जा रहा है? आज इस वीडियो के जरिए दोस्तों हम जानने की कोशिश करेंगे बिहार के पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में कि क्या वो कारण है दोस्तों जो पंजाब जैसे और हरियाणा जैसे स्टेट्स को दोस्तों काफी अमीर बनाता है एग्रीकल्चर, और वहीं बिहार के अंदर आज पुअर कंडीशन क्यों है एग्रीकल्चर। तो आइए जानते हैं दोस्तों ये सारी बातें इस वीडियो में। लेकिन अगर आपको मन में ये डाउट होगा कि सिर्फ हम पंजाब और हरियाणा से क्यों कंपेयर करेंगे, तो जैसा कि मैंने पढ़ा है दोस्तों उसमें बताया गया कि पंजाब और हरियाणा जो है वो मास जहाँ पे एग्रीकल्चर को एक प्रधान मतलब कहते हैं ना कृषि प्रधान स्टेट, वहाँ पे माना जाता है उनकी कमाई काफी अच्छी है एज कम्पेयर टू अगर बिहार से देखें। और जो लेटेस्ट दोस्तों जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें भी दोस्तों हमने यही देखा था कि पंजाब और हरियाणा के लोग ज्यादा मास में इस प्रोटेस्ट का हिस्सा हुए थे। तो क्या वो फैक्टर है दोस्तों जो बिहार को और स्टेट से अलग बनाते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में? आइए वो सारी बातें आज इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करें फार्मिंग की तो बिहार के पास 45 लाख हेक्टेयर की ऐसी जमीन है जिसपे खेती नहीं होती है, और वहीं अगर बात करें पंजाब की तो वहाँ पे 42 लाख हेक्टेयर की जमीन है जहाँ पे खेती नहीं होती है। लेकिन वहीं अगर प्रोड्यूस की बात करें तो आज देश के अंदर जितना भी गेहूं का प्रोडक्शन है दोस्तों, वहाँ 18% प्रोडक्शन सिर्फ पंजाब से आता है, और वहीं अगर बात करें बिहार की तो वो 5.76% के लगभग है, जो कि आप फासला देख सकते हो। 3 लाख हेक्टेयर की बंजरी जमीन के यहाँ पे फासला है, लेकिन प्रोडक्शन कितना कम हो रहा है बिहार के अंदर ये आप देख सकते हैं। एक तरफ जहां बिहार आईटी और इंडस्ट्रियल सेक्टर में पीछे होते जा रहा है दोस्तों, आज वही ऐसा सिचुएशन एग्रीकल्चर सेक्टर में भी रियलिटी ऐसा बन चुका है कि ये एग्रीकल्चर भी एक लॉस मेकिंग ऑक्यूपेशन बन चुका है बिहार के अंदर। आज 50% जो बिहारी हैं दोस्तों वो माइग्रेशन के लिए निकल चुके हैं। मतलब 50% ऐसे लोग हैं जो माइग्रेशन के लिए मजबूर है अपने लाइवलीहुड को जीने के लिए दोस्तों। और उसमें ये रिपोर्ट एक रिपोर्ट ऐसा बताता है दोस्तों कि 80% जो माइग्रेशन हो रहा है उसमें जो 80% लोग हैं उस माइग्रेशन के अंदर उनके पास खुद की जमीन नहीं है, या तो वो दूसरों से लैंड लेकर काम करते हैं या फिर वो बाहर माइग्रेट कर जाते हैं। ये सिचुएशन है बिहार के एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, और सिस्टम कितनी आज लाचार हो चुकी है एग्रीकल्चर के अंदर ये आप देख सकते हैं बिहार में। बिहार के एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ दोस्तों पॉलिटिकली और ज्योग्राफिकली शुरू से ही प्रॉब्लम था दोस्तों। अगर बात करें इसके इतिहास में जाते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आज किसानों पे इतनी बिगड़ाल स्थिति क्यों बनी है, तो जब बात करते हैं दोस्तों तो ये बात होती है 1793 की, जब परमानेंट सेटलमेंट एक्ट लाया गया था ब्रिटिशों के द्वारा। बात क्या था दोस्तों कि बिहार में जो अदर प्रेसिडेंसी थी दोस्तों वहां पे खेती होती थी, लेकिन वहां पे क्या था दोस्तों कि जितना आपकी उपज है उस हिसाब से आप टैक्स दीजिए। अगर आपके पास कम उपज है तो आप कम दीजिए, लेकिन अगर आपके पास ज्यादा उपज होती है तो आप उस हिसाब से ज्यादा टैक्स दीजिए। लेकिन दोस्तों बिहार के अंदर क्या था, नील की खेती होने लगी और जिससे कि प्रोडक्शन जो है वो जमीन कम कर पाती थी, और प्रोडक्शन कम होने की वजह से ब्रिटिश को यहाँ पे टैक्स कम मिलता था। तो ब्रिटिश ने एक दिमाग लाया और इनको यहाँ पे परमानेंट एक जो है टैक्स सेटलमेंट कर दिया गया कि आपके पास हो या ना हो, आपकी प्रोडक्शन किस लेवल तक भी जाए उससे ब्रिटिश को कोई मतलब नहीं है। आपको इतने जो अमाउंट इतने परसेंटेज का टैक्स है वो आपको ब्रिटिश को देना है। और होने क्या लगा दोस्तों, नील की खेती जबरदस्ती यहाँ पे किसानों के साथ करवाई जाती थी, जो कि ना तो उग पाता था और ना तो किसान उसको कंज्यूम कर पाते थे। इस वजह से दोस्तों यहाँ पे टैक्स बढ़ता चला गया और प्रोडक्शन कम हो गया, जिससे कि किसान जो है वो अपना घर जमीन बेच कर दोस्तों इस टैक्स को भरते थे। और यहाँ पे जैसा कि आपको पता है कि टैक्स के 3 सिस्टम थे, रोयटवाड़ी दोस्तों, जमींदारी और मालवाड़ी। इसमें जो बिहार था वो जमींदारी लेवल पर था, और जो किसान अपना टैक्स नहीं भर पाते थे उनको अपनी जमीन देकर इस टैक्स को चुकाना पड़ता था। तो यहाँ पे हिस्ट्री भी काफी यहाँ पे बिहार को शुरू से ही जकड़ के रखी है, इसके जो पीछे होने के कारण है इसमें। सेकंड, इसका अगर ज्योग्राफिकल की बात करें दोस्तों तो बिहार की ज्योग्राफिकल कंडीशन शुरू से ही ठीक नहीं है दोस्तों। एक तरफ जहां बाढ़ आ जाती है, फसल किसान रोपा तो बाढ़ आ गया, तो इससे पता चला कि सारी फसलें जो है वो बढ़कर तैयार हो चुकी है। डिफोरेस्टेशन के कारण दोस्तों सॉइल इरोजन भी देखने को मिलता है बिहार के अंदर, और इनफैक्ट सारी जो स्टेट है वहां पे। और एक तरफ एक जो ज्योग्राफिकल कंडीशन बिहार के अंदर यह भी है कि यहाँ पे एक तरफ ड्राफ्ट भी आ जाता है, मतलब एक तरफ सुखाड़ एक तरफ बाढ़।
तो मान के चलिए अगर आप सूखे में हैं तब भी आप फसल ग्रो नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप फ्लड में भी है तो भी आप फसल ग्रो नहीं कर पाए। कुछ जो हमारे नॉर्थ इंडियन शायद जो बिहारी भाई देख रहे हो उनको ये लग रहा हो कि हमारे पास ऐसा नहीं होता है, लेकिन मैं हर रीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मेजोरिटी जो बिहार के अंदर जो मेन प्रॉब्लम है वो यही है, जैसे कि बिहार के एग्रीकल्चर सेक्टर को रियून कर पाती है दोस्तों। तो ब्रिटिश और पॉलिटिकली जिसकी मैं बात करूं दोस्तों, और जो ज्योग्राफिकली है, ये दोनों बिहार को पीछे करने में काफी कसर छोड़ी है। तीसरा मैं बात करना चाहूंगा पुअर कंडीशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। आज बिहार के अंदर दोस्तों इरिगेशन फैसिलिटी की धज्जियां उड़ के रह गई है, मतलब इरिगेशन फैसिलिटी नाम की कोई चीज नहीं है। कुछ जो लैंड ओनर्स हैं जो अपना एफोर्ड कर पाते हैं वो ट्यूबवेल्स और तरह तरह की समरसीबल वगैरह पंप को खेत में अपना इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दोस्तों वो भी क्या कर सकते हैं जब उनके पास बिजली ही ना हो। तो आज बिहार के अंदर ये भी प्रॉब्लम है कि जो किसान ट्यूबवेल तो करवा पाता है, लेकिन उसके पास इतने पैसे तो नहीं है कि वो बिजली को उत्पन्न कर सके। तो बिजली यहाँ पे मिल नहीं पाता है किसान को, जिससे कि वाटरिंग की जो फैसिलिटी है वो बिहार में मिल नहीं पाती है। एक तरफ अगर इंडस्ट्री सेक्टर की बात करें, चाहे वो किसी भी कंपनी की हो, रिलायंस, टाटा, बिरला, ये कोई भी, तो उसको 24 घंटा बिजली मिलना जरूरी है और वो जरूर वहां पे मिलता है। लेकिन अगर किसान भाइयों की बात की जाए तो वहां पे जो बिजली है वो 24 घंटे या इनफैक्ट उनको पर्याप्त जो उनकी जरूरतें हैं उसके हिसाब से भी नहीं मिल पाती है, जिसके कारण भी यहाँ पे फार्मिंग में काफी प्रॉब्लम आती है और कुछ लोग इसे छोड़ देते हैं फार्मिंग करना। अगला में जो चौथा प्रॉब्लम जो है बिहार के साथ वो है यहाँ पे हैवी मशीन की कमी होना। जैसा कि दोस्तों मैं बात करना चाहूंगा ऑयल रिफाइनरीज की बात करना चाहूँ, चीनी मिल की दोस्तों, तो यहाँ पे बिहार में काफी कम है। किसी एक जगह पे है जहां सारे लोग जाएं तो ये हर किसी से पॉसिबल होता नहीं है दोस्तों। आज किसान उतने सक्षम नहीं है कि अपने छोटे से सेटअप को दोस्तों वो दूर तक लेकर जाए, मतलब अपनी छोटी सी फसल को दूर तक लेकर जाए कि जितना उनका खुद का फसल नहीं होगा दोस्तों उससे ज्यादा उनकी ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगी। इस वजह से भी दोस्तों जो पहले गन्ने की खेती हुआ करती थी वो अब बहुत हद तक कम हो चुकी है बिहार के अंदर। ऑयल रिफाइनरीज की बात की जाए दोस्तों तो शायद कुछ जगह पे है जो कि एक लिमिटेड अमाउंट में, जो कि और बिहार में होना चाहिए, जिससे कि लोग और भी तरह तरह के जो फसल है वो उगाते हैं। पांचवा जो यहाँ पे दिक्कत है दोस्तों वो है लैक ऑफ स्टेबल गवर्नमेंट। मतलब कि दोस्तों अगर बात करें 1961 से 1999 के बीच दोस्तों बिहार के अंदर 20 गवर्नमेंट बदल चुकी है। मतलब कि इसको क्या करना है बिहार के अंदर एग्रीकल्चर में या भी और भी सेक्टर में वो पता ही नहीं चलता है। कोई सरकार जो है अभी सोच ही रही कि क्या करना है तो अगले तक वो चेंज टर्म हो जाती है। और ऐसा 20 गवर्नमेंट हमारे बिहार में ऐसा बना है दोस्तों जो कि अपना फुल टर्म कंप्लीट किए ही 20 गवर्नमेंट, हमने 20 चीफ मिनिस्टर यानी कि 20 गवर्नमेंट को हमने देख लिया, ऐसा कंडीशन है। तो यहाँ पे जो फार्मिंग के लिए जो इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता, अगर कोई स्टेबल गवर्नमेंट हो पाती तो ये नहीं होता ऐसा। तो यहाँ पे स्टेबल गवर्नमेंट होती ही नहीं थी। तो जो सरकारें थी उनको अगर उनके पास ध्यान भी रहती तो वो जब तक वो ग्राउंड लेवल तक जाते तो उनकी गवर्नमेंट ही चेंज हो चुकी थी। तो लैक ऑफ स्टेबल गवर्नमेंट भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो बिहार को पॉलिटिकली और जो ज्योग्राफिकली दोनों की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो बिहार को पीछे ले जाने में एक बहुत बड़ा हाथ है जो कि बिहार में फार्मर्स को काफी पुअर बनाता है। छठा मैं बात करना चाहूंगा दोस्तों लैक ऑफ फंड्स फ्रॉम सेंटर। मतलब दोस्तों कि सेंटर से बहुत तरह के जो फंड है वो एलोकेट होते हैं। जैसा कि मैं बात करूं दोस्तों पंजाब और हरियाणा के अंदर तो बहुत तरह के फंड एलोकेट होते हैं। ऐसा नहीं है कि बिहार के अंदर नहीं होते हैं, बल्कि बिहार के अंदर भी होते हैं, लेकिन बिहार की गवर्नमेंट जो है वो उतनी जागरूक नहीं है, जिससे कि कई फंड तो वो खुद रिसीव कर नहीं पाती और बिहार को मिलता ही नहीं है। इस वजह से कि यहाँ पे किसान को कोई फायदा होता नहीं है। और इनफैक्ट दोस्तों अगर आप बात करें तो जितने भी किसान अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं आपसे आपका ग्राम सेवक का नाम पूछना चाहूंगा। आप में से बहुत सारे लोगों को ग्राम सेवक का नाम नहीं पता होगा, जबकि उनको यही काम रहता है कि क्या स्कीम आई, क्या फंड आया, ब्लॉक में क्या काम है वो आपको समझाना, किस फसल को कब उगाया जाता है, कैसे किसी फर्टिलाइजर को डालना, ये उनकी काम होता है। लेकिन आपको आपके ग्राम सेवक का भी नाम नहीं पता है। ये है आपकी रियलिटी दोस्तों, आपकी फार्मिंग सेक्टर की रियलिटी ये है। सो यहाँ पे सेंटर से कई तरह के फंड एलोकेट तो होते हैं, लेकिन वो पॉलिटिकल बॉडी से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते दोस्तों आज अगर पंचायत की बात करें तो वो किसान को कुछ ही मिल पाता होगा। इतने घोटाले यहाँ पे बिहार में देखे जाते हैं। सातवां अगर मैं बात करूं दोस्तों तो यहाँ पे लैक ऑफ एमएसपी की भी कमी है। 2006 में इस सिस्टम को हटा के दिया गया दोस्तों की, जिससे कि जो मतलब कि अगर प्राइवेट कुछ जो किसान है दोस्तों, जो छोटे लैंड ओनर है, वो अपने जो फसल है उसको ज्यादा दूर मंडी में लेकर जा नहीं पाते हैं कुछ कारणों की वजह से, क्योंकि जितना उनका फसल नहीं उससे ज्यादा उनकी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट लग जाती है। इस वजह से वो प्राइवेट जो मिडिल मैन है, जिनको हम आप बिचौलिए कहते हैं, उनको वो देने पे मजबूर होते हैं, जिससे कि उनको काफी घाटा होता है। अगर बात करें दोस्तों 2016 से 17 के बीच तो एमएसपी जो है वो भेंट
पैडी और मेज पे दोस्तों वो 1625, 1410 और 1365 थे। लेकिन बिहार में एक्चुअल किसान को कितना मिला वो आपको मैं बता रहा हूँ। तो 1299 दोस्तों भेड़ पे मिले, 1113 दोस्तों पैडी पे और 1140 मेज पे पर क्विंटल मिले हैं। तो समझ सकते हैं कि कहाँ आपकी एमएसपी और कहाँ आप मिडिल मैन को दे रहे हैं, तो कितना फासला है बिहार के अंदर दोस्तों। और वहीं अगर बात करें पंजाब और हरियाणा के पास, तो वहाँ पे एमएसपी है, जिसके चलते मास प्रोटेस्ट यहाँ पे देखने को मिला था दोस्तों दिसंबर और जनवरी महीने में पिछले। अगर मैं एक रफ स्केल की अगर डाटा देना चाहूँ आपको दोस्तों, तो अगर इंडिया में एमएसपी की कीमत 1900 रुपए पर क्विंटल बिक रहा है, तो वो बिहार में पड़ता है दोस्तों 1300 से 1400 क्विंटल रुपए पर क्विंटल। समझ सकते हैं कि बिहार में कितना फासला हो जाता है एमएसपी पे। तो एक क्विंटल में 5 से 600 जहाँ पे फासला हो जाता है, तो समझिए कि कितना फासला एक बिहार और एक पंजाब की किसान के इनकम में हो जाती है दोस्तों। अगर दोस्तों पंजाब की बात करें तो 86% जो फसल वहाँ के होते हैं वो प्रोक्योरमेंट जो कि एफसीआई वगैरह फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा उनकी फसल को खरीदा जाता है, यानी कि गवर्नमेंट की जो कंपनी है उसके द्वारा। लेकिन अगर बात करें बिहार के अंदर दोस्तों, तो यहाँ पे सिर्फ 17% ही ऐसे फसल है जो गवर्नमेंट यानी कि एमएसपी या एपीएमसी मंडी में बिकते हैं। तो आप फासला देख सकते हैं कि किस तरह से मिडिल मैन को यहाँ पे किसान जो है वो देना मजबूर हो गए हैं। सो दैट्स व्हाई दोस्तों बिहारी फार्मर जो है वो माइग्रेशन करना स्टार्ट कर दिए। 50% ऐसे हाउस होल्डर जो बिहार के अंदर है वो माइग्रेशन करने के लिए मजबूर हैं अपने लाइवलीहुड को जीने के लिए। 80% के पास अब खुद की जमीन नहीं है दोस्तों, तो क्यों यहाँ पे खेती जो है वो इमर्ज हो गई। आज अगर खेती भी करना है दोस्तों, तो लोग बाहर जाके इसी चीज को करते हैं। ज्योग्राफिकल और पॉलिटिकल कंडीशन है ना, तो कोई गवर्नमेंट आई जो एग्रीकल्चर सेक्टर पे, इंडस्ट्रियल सेक्टर पे या आईटी सेक्टर पे ध्यान दी। इस वजह से लोग माइग्रेशन करना खुद को ज्यादा बेहतर समझते हैं दोस्तों। और वैसे भी मैंने कई वीडियो में ये बात कर चुका हूँ कि बिहार जो है वो आपकी काबिलियत आपकी नौकरी से देखती है और आपके टैलेंट जो है आपकी कमाई से देख पाते हैं कि आप कितने काबिल है। वो नहीं कि आपने कितनी पढ़ाई की, कितने आप कुछ कर सकते हैं, बल्कि आपने नौकरी की ना की, ये आपको डिसाइड करता है कि आप काबिल पर्सन है या नहीं है। आज हर ऑक्यूपेशन के लोग जो है वो अपने बेटे को ऑक्यूपेशन में भेजना चाहते हैं। एक फिल्म स्टार है वो चाहेगा कि उसका बेटा एक्टर बन जाए, क्रिकेटर चाहेगा क्रिकेटर बन जाए। अगर कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, तो वो चाहेगा कि उसका बेटा भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अच्छा रैंक स्कोर करे। अगर कोई यूपीएससी क्लियर कोई आईएएस है, तो वो भी चाहेगा कि हमारा बेटा भी आईएएस बने। लेकिन कोई किसान नहीं चाहता है दोस्तों कि हमारा बेटा भी किसान बने। ये रियलिटी सिर्फ बिहार की नहीं बल्कि पूरे देश की है दोस्तों। अगर फसल बर्बाद हो जाए तो पैसे भी जाते हैं और मेहनत भी जाते हैं। और दैट्स व्हाई दोस्तों किसान ये नहीं चाहते हैं कि उनका आने वाला जनरेशन भी खेती करे, जो कि हमारे देश के लिए बहुत खराब है। अगर समझ सकते हैं कि अगर किसान खेती करना बंद कर दे, इनफैक्ट कोई भी ऑक्यूपेशन जो है वो करना बंद कर दे, तो बिहार पे किसी भी कंट्री पे कितनी बड़ी विकराल स्थिति पैदा हो। अगर सारे के सारे किसान अपना ऑक्यूपेशन छोड़कर कोई और काम करने लगे, तो समझ सकते हैं कि अनाज जो है वो कहाँ से आएगा। आज जो तमाम हमारे और आपके जैसे लोग जो सिर्फ फसल को उगा कर नहीं खाते हैं बल्कि खरीद कर खाते हैं, जिनको खुद उनके जमीन से आता है, तो वो बाद में कैसे खा सकते हैं। जो तमाम एसी में बैठकर खाने वाले लोग हैं, नेता हैं, क्रिकेटर हैं, फिल्म स्टार है, वो उनकी पेट कैसे भरेगी। इनफैक्ट हमारी कंट्री की पेट कैसे भरेगी जब एक किसान खेती करना बंद कर दे। तो जरूरत है दोस्तों हमारी गवर्नमेंट को और हमें सोचने के लिए कि क्यों हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो बर्बाद हो रही है। आज ये बिहार की बात नहीं है दोस्तों, बल्कि पूरे कंट्री की ऐसे रियलिटी बन चुकी है। और धीरे धीरे यहाँ पे एग्रीकल्चर जो वो धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगी। जिस तरह से मुझे ये रियलिटी और कंडीशन बिहार की ही लग रही है और जो बाकी कंट्री की, बाकी स्टेट्स की है, वो तो है ही। सो आशा करूंगा दोस्तों कि आप भी कुछ मांग करेंगे और आप इंडिविजुअल लेवल पे आप ये संदेश फैलाओगे कि खेती करना कुछ गलत काम नहीं है। अगर किसानी ना हो तो आप कितने लोग भूखे मर सकते हैं, ये आप अंदाजा लगाना आपका काम है दोस्तों। आपको सोचना पड़ेगा इस बारे में, क्योंकि सिर्फ नौकरी और बिजनेस करने से सब कुछ नहीं होता है। चाहे वो किसी भी स्टेट की बात की जाए, आपको खेती भी करना चाहिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी आपको बढ़ावा देना पड़ेगा और आपको जॉब के भी लोग आपके पास रहने चाहिए। तभी एक देश की इकोनॉमी और एक देश बैलेंस में चल पाएगा, इकोसिस्टम उस देश का बन पाएगा। सो आशा करूंगा कि जो मैं आपको समझाना चाहता था आप इस बात को समझ पाए होंगे। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यू मिलती है, थोड़ी भी नॉलेज मिलती है, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और एक इंडिविजुअल लेवल जो मैंने आपको समझाया वो आप करो। लेकिन आप कहोगे दोस्तों कि एक के करने से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन हर एक के करने से फर्क पड़ता है और इन सब में फर्क है तो सिर्फ एक का, इसलिए फर्क पड़ता है।